आज के क्लास में हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आवर्धन बेसिकली होता क्या है, तो ये बताता है कि वस्तु के ऊंचाई में वस्तु जो था उसके प्रतिबिंब, वस्तु के बोल सकते वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब है उसके प्रतिबिंब में ऊंचाई, प्रतिबिंब का लंबाई जो था उसमें वृद्धि हो गया कि कमी हो गया, या उसको बोल सकते ऊंचाई में कमी हो गया या वृद्धि हो गया, उसी के अनुपात को ये बताता है कौन, आवर्धन। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो हेडिंग डालना है आवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्निफिकेशन। सबसे पहले आवर्धन को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। ये क्या होता है, तो ये अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आवर्धन के नाम से जानते हैं। उसके बाद ये फार्मूला लिख लेना है, m बराबर जो फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। चलिए हम यहाँ पे उत्तल अवतल दर्पण के लिए बता देते हैं। दोनों डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, दोनों देख सकते हैं। इसमें ये वस्तु है और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर इसके ऊंचाई को कुछ भी मानना है मान सकते हैं, उसके ऊंचाई को h मान सकते हैं, उसके ऊंचाई को h डैश मान सकते हैं। तो ये मान ले कि ये वस्तु की ऊंचाई है h और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। तो इस केस में चाहे यहाँ पर है h और यहाँ पे है h डैश, तो इस केस में जो भी यहाँ पे आवर्धन होगा तब प्रतिबिंब की ऊंचाई, पहले ऊपर में किसका ऊंचाई लिखना है, प्रतिबिंब के नीचे में वस्तु की ऊंचाई। तो बेसिकली हमको यहाँ पर आवर्धन जो बताना है इस ऊंचाई के पद में नहीं बताना है, लेकिन यहाँ पर सबको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि m बराबर जो होता है वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो वो डिपेंड करेगा, अगर हम लोग बात करेंगे किसका, अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण में वस्तु यहाँ पर अगर उल्टा बना हुआ है तो आवर्धन निगेटिव आएगा, इसलिए कि ये माइनस में होगा और ये किस में होगा, प्लस में होगा। तो उस केस में जो आएगा वो क्या आएगा, आवर्धन का मान निगेटिव आएगा। तो इस केस में आवर्धन का मान निगेटिव आएगा, लेकिन अभी सिर्फ याद रखने के लिए याद रखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को ये आवर्धन कहते हैं। और इसका एक और फार्मूला होता है -v बटे u। v कल बता दिया गया था कि v क्या होता है, तो v के बारे में बताया गया था। v क्या, तो ये वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होता है दर्पण से और ये वस्तु की दूरी होता है दर्पण से। इस फार्मूला को लिख लेना है। डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, जहाँ करके लिख सकते हैं कि h डैश होता है किसका, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई। h डैश क्या है, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर h का बात करेंगे तो h क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई। बस इतना ही आवर्धन में लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर उत्तल लेंस का बात करेंगे, उत्तल दर्पण का बात करेंगे, तो उसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा, उसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होगा। इसलिए उसका ऊंचाई भी पॉजिटिव होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी पॉजिटिव होगा और वस्तु की ऊंचाई भी पॉजिटिव होगा। क्यों, इसलिए कि दोनों के दोनों हमेशा इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तल दर्पण का बात करेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक बनेगा तो हम लोग जब पता है जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा बनता है, और सीधा बनेगा तो दोनों का ऊंचाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए आवर्धन का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन अवतल वाला में चेंज हो सकता है, इसलिए कि अवतल वाला में एक केस में क्या होता है, ये आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो उस केस में आवर्धन पॉजिटिव होगा, बाकी केस में निगेटिव होगा। तो इस तरह से याद रखना है। आगे जो टॉपिक अब हम लोग को पढ़ना है वो है प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम लोग परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले। परावर्तन का मतलब था कि एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाना ही क्या कहलाता है, तो परावर्तन कहलाता था। अपवर्तन का मतलब होता है कि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है। जब प्रकाश की लाइट एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और दूसरे माध्यम में जाते समय ये क्या होता है, अपने
बोल सकते हैं क्या कि अपने पाथ से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, उसी मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन हम लोग कहते हैं। अब दो माध्यम का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो कि यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा में ये पानी है, नीचे वाला हिस्सा में क्या है, पानी है, और ये पर में वायु है। तो ये जो वायु है, नीचे में पानी है, ऑब्वियस है कि पानी एक अलग माध्यम हो गया, वायु अलग माध्यम हो गया। माध्यम अलग का मतलब होने का मतलब यहाँ सेम है, ये चीज़ है कि यहाँ पर जितना भी कण होगा उसमें जो कण की संख्या इतना दूर में दिख रहा है, इसमें कणों की संख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या तो कम देखने को मिलेगा या ज़्यादा देखने को मिलेगा। तब अलग माध्यम तभी कहलाएगा जब उसमें कणों के समान आयतन में कणों की संख्या में क्या होगा, अंतर देखने को मिलेगा। तो उसी को हम लोग कहते थे कि वो क्या हो गया, अलग माध्यम बन गया। तो अगर यहाँ पर पानी है और यहाँ पे जल वायु है, तो अगर वायु से कोई प्रकाश किरण अगर पानी में आता है तो अपने पास से क्या हो जाता है, अपने पास से बिछड़ जाता है, अपने पास से मुड़ जाता है, सीधे नहीं जाके ये क्या होता है, किसी न किसी कोण पर मुड़ जाता है। यही मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन कहते थे। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर किसी माध्यम से अगर कोई सतह से टकरा कर वापस चल जाता है तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, प्रकाश का परिवर्तन के नाम से हम लोग जान रहे थे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसका यहाँ से लिखना शुरू करना है, माध्यम के परिवर्तन से दूसरे माध्यम में किरण के इस प्रकार मुड़ने की घटना। माध्यम के परिवर्तन कर देने से, अगर माध्यम परिवर्तन होता है तो दूसरे माध्यम में किरण क्या होता है, इस प्रकार मुड़ जाता है। तो इस प्रकार नहीं लिखना है, किरण के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और वो मुड़ जाता है तो उसी मुड़ने की घटना को प्रकाश का हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन को हम लोग दिखाएंगे कैसे, तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे एक लाइन दिखा देते हैं। चलिए कि यहाँ पे लाइन लेते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करना है। ये लाइन ये बता रहा है ऊपर में अलग माध्यम है, नीचे में अलग माध्यम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की किरण, मान लो कि कोई प्रकाश किरण आ रहा है इधर से, इधर से ये इधर आया, जहाँ पे गिरता है उसको हम लोग इस बिंदु को आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे आकर टकराता है प्रकाश किरण वहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं, तो इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये दूसरे माध्यम में जाएगा अपने पास से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, या तो लंबवत से दूर चला जाएगा या लंबवत के पास चला जाता है। असल में ये जा कैसे रहा था, ऐसे, लेकिन अपने पास से क्या हो गया, मुड़ गया। तो यही मुड़ने की जो घटना होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लो कि ये एंगल कितना है, ये I है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये R एंगल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कि कौन किसका क्या नाम है इंडिकेट कर सकते हैं। ये जो आने वाला किरण होता है तो यहाँ पर भी हम लोग इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे माध्यम में जो जाने वाले किरण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अपरिवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग, ये वाला किरण को हम लोग अपरिवर्तित किरण कहते हैं। इसको हम लोग अपरिवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और ये तो हम लोग पता ही है, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले लाइन को हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये जो बिंदु होता है जहाँ पे आकर जिस सतह पे ये टकराता है, इस सतह को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो नियम दिया जाता है कि जब ये नियम बताया जाता है कि आपतित किरण
अभिलंब और अपरिवर्तित किरण, तीनों के तीनों अगर एक ही तल में है, तीनों के तीनों क्या है, एक ही तल में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको प्रकाश अपवर्तन का पहला नियम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब एक ही तल में होना चाहिए तो ये पहला नियम बताता है, एक ही समतल में एक ही तल में होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम बताया जाता है, जो ये मुड़ने का, देखो दूसरा नियम परिवर्तन में थोड़ा सा अलग था। परिवर्तन में क्या था कि जो ये एंगल होता है, अब देखो ये एंगल को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अब ये एंगल को हम लोग, ये वाला यहाँ पे जो एंगल है, इस एंगल को यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं, ये आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसको हम लोग आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं, अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अपवर्तन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। तो ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण इसको बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे कि दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का जया, जया किसको बोला जाता है, तो इस बात को जान ले कि जया साइन को बोला जाता है। तो आपतन कोण के जया, इसका मतलब क्या हो गया, साइन है, लिखा भी है, आपतन कोण के जया का मतलब साइन है। तथा अपवर्तन कोण का जया, तो अपवर्तन कोण का जया का मतलब साइन है का अनुपात एक नियतांक होता है, मतलब एक नियतांक मतलब एक अचर के बराबर होता है। तो ये दूसरा नियम बोला जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक के बराबर होता है, इसको दूसरा नियम बोला जाता है। आपतन कोण का जया तथा अपवर्तन कोण का जया का जो अनुपात होता है एक अचर के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है, यही क्या बोला जाता है, अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। और इसी को हम लोग बाद में जाके पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक नियम के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, इसको हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर भी दो नियम होता है अपवर्तन का, परिवर्तन का भी हम लोग दो नियम पढ़ रहे थे, इसका भी दो नियम होता है, एक तो नियम उसी के जैसा होता है और एक नियम में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे ये डायग्राम बना लेना है, दोनों नियम को लिख लेना है, 1 नंबर 2 नंबर, अपवर्तन का नियम लिख के ये दोनों नियम यहाँ पे लिख लेना है। ये वाला नीचे में इसको भी इंडिकेट कर लेना है, स्नेल का नियम तक यहाँ तक लिख लेना है। अब आते हैं टर्म्स, जानते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, तो निर्वात में विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के प्रकाश की चाल समान होती है। अगर निर्वात का बात करेंगे तो उसमें अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाला जितना भी प्रकाश होता है सबका चाल समान होता है, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं। निर्वात का बात करेंगे तब, परंतु द्रव्यमानक माध्यमों में तरंगदैर्घ्य के लिए प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने लगती है। अब अलग अलग तरंगदैर्घ्य का प्रकाश की चाल अलग अलग देखने को मिलने लगता है जब कोई माध्यम आता है तब जब कोई माध्यम, देखिए निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है, वायु एक माध्यम है, जल एक माध्यम है, तो ये सब माध्यम में अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जो होते हैं उनका जो चाल होता है अलग अलग होने लगता है। किसी तरंगदैर्घ्य के विशेष के लिए माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश के वेग के पद में निम्नलिखित तरह परिभाषित किया जाता है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, यही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो किसका अनुपात होता है अपवर्तनांक, तो प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम। अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक जानना है तो उसके लिए प्रकाश की चाल को ऊपर में लिख देना है, दो चीज़ों का अनुपात होता है, प्रकाश की चाल बटे प्रकाश की चाल माध्यम में, बटे प्रकाश की चाल माध्यम में, इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है अपवर्तनांक।
लिखना है इसमें प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में तथा प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद लिखना है फॉर्मूला अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जैसे ये लिखा हुआ है लिख लेना है। प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। अब कोई माध्यम का अपवर्तनांक दिखाते हैं, म्यू एम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? म्यू एम बराबर, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होता है? सी होता है। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिखाना है तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? सी एम से दिखाते हैं। म्यू एम बराबर क्या लिख सकते हैं? सी बटे सी एम। सी बटे सी एम। ठीक है, तो ये प्रकाश की चाल की जगह प्रकाश के चाल माध्यम में सी एम से दर्शाया जा रहा है। प्रकाश की चाल निर्वात में सी से दर्शाया जा रहा है। म्यू एम क्या दर्शा रहा है? तो उस माध्यम का अपवर्तनांक को दर्शा रहा है। तो ये जो अपवर्तनांक बता रहे हैं ये किसी न किसी के सापेक्ष ही बता रहे होंगे अभी, लेकिन यहाँ पर हम लोग सापेक्ष का इसको जब हम लोग प्रकाश की निर्वात के सापेक्ष बताते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसको हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब हम लोग किसके प्रकाश की चाल अपवर्तनांक जब किस के सापेक्ष बता रहे हैं? निर्वात के सापेक्ष बता रहे हैं तो उसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कोई अलग माध्यम के सापेक्ष बताएंगे तो उसको हम लोग अपेक्षित अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षित अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। इसको अब्सोल्यूट भी बोला जाता है या इसको हम लोग निरपेक्ष भी बोलते हैं। मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, इसलिए कि ये किसके सापेक्ष बताया जा रहा है? तो निर्वात के सापेक्ष बताया जा रहा है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अपेक्षित अपवर्तनांक का बात करते हैं। इसको हेडिंग डालना है अपेक्षित अपवर्तनांक। उसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। दो माध्यमों का निरपेक्ष जो अपवर्तनांकों का अनुपात है उसी को हम लोग अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षित अपवर्तनांक कहते हैं। समझ लो यहाँ पे कि अगर दो माध्यम है, यहाँ पे ये पहला माध्यम बोल सकते हैं, इधर ये माध्यम 1 है और नीचे में माध्यम 2 है। और इसका अपवर्तनांक क्या है? इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका अपवर्तनांक μ2 है। इसका अपवर्तनांक μ1 है, इसका अपवर्तनांक μ2 है। अगर हम चाहते हैं कि हम पहला माध्यम का अपवर्तनांक लिखें, पहला माध्यम का अपवर्तनांक लिखें, ठीक है, ध्यान समझना जो बोलने जा रहे हैं, ठीक। तो अगर हम चाहते हैं पहला माध्यम का अपवर्तनांक लिखें तो लिखेंगे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े, ऊपर में प्रकाश की चाल और नीचे में इस माध्यम में प्रकाश की चाल, इस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको 1 माध्यम माने तो इसको C1 से दर्शा देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग माध्यम 1 का अपवर्तनांक बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या दर्शा सकते हैं? μ1 भी दर्शा सकते हैं कि ये μ1 का मान हो गया,
उसी प्रकार से सेकंड माध्यम को हम लोग बताएंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे दूसरा माध्यम का। दूसरा माध्यम का अगर हम बात करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माध्यम 2 का अपवर्तनांक। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो ये भी हो जाएगा प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 का, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ऐसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अपवर्तनांक का मान कितना है, μ2 है। अब किसी इस माध्यम का अपवर्तनांक या तो इसके सापेक्ष या इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ों को समझना है। ठीक है, इन चीज़ों को समझना है। अब देखो, माध्यम, किसी भी माध्यम का अगर हम लोग अपवर्तनांक लिखते हैं तो किसके सापेक्ष लिख रहे हैं उस बात पर ध्यान देना है। जिसके सापेक्ष लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो पहले क्या लिख रहे हैं, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अब यहाँ पे हम पहले लिखने जा रहे हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ये सब लिखते चलना है, ठीक है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के अपेक्षा, माध्यम 1 के अपेक्षा, माध्यम 1 के अपेक्षा हमको किसका अपवर्तनांक लिखना है, माध्यम 2 का। तो जिसका अपवर्तनांक लिखना रहेगा, ध्यान समझना है, जिसका अपवर्तनांक लिखना रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे μ2। किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर 1 लगा देंगे। जिसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक लिखना रहेगा उसको यहाँ पर दिखाना है, और जिसके सापेक्ष लिखना रहेगा वहाँ पे नीचे में दिखाना है। ठीक है, तो ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो अभी बताया गया ये क्या होता है, जिसके सापेक्ष निकालते हैं, जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। अब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो माध्यम 2 का अब अपवर्तनांक ऊपर में होगा, जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसका अपवर्तनांक नीचे में होगा। उसका अपवर्तनांक कहाँ पे होगा, नीचे में होगा। अब अगर ये μ2 और μ1 का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो μ2 और μ1 का जब मान रखेंगे तो μ2 का मान कितना है, c/c2, और μ1 का मान कितना है, c/c1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर में c कट जाएगा, और c1 ऊपर चला जाएगा, नीचे में c2 हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, तो μ2 मतलब दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला का सापेक्ष क्या लिखाएगा, c1/c2 हो जाएगा। तो ये दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। ये दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक है 1 के सापेक्ष। यहाँ से ये दोनों चीजें याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये अपवर्तनांक के टर्म में और ये चाल के पद में। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको या करके लिख लेना है, μ2 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, μ2 भी लिखा जाता है। ये भी बताता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसको भी वही लिखेंगे c1/c2। तो ये पूरा यहाँ तक लिख लेना है। सेम इसका उल्टा होगा, सेम उसका उल्टा क्या होगा, तो यहाँ से भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा तो उसको भी देखना है। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के अपेक्ष या सापेक्ष लिखा जाए। ठीक, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब हम यहाँ पर किस माध्यम के अंदर माध्यम 2 का लिखने जा रहे हैं। तो माध्यम अगर 2 का लिखते हैं तो माध्यम 1 का लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, और आगे में 2 के सापेक्ष आगे में 2 लगाना है, और इसका जो मान होगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ1/μ2। तो जिसका अपवर्तनांक निकालेंगे उसको ऊपर में है, जिसके सापेक्ष निकालेंगे उसका अपवर्तनांक नीचे में रखना है। अब फिर से यहाँ पर μ1 μ2 का मान जब रख देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो μ21
मतलब 1 का अपर्तनांक 2 के सापेक्ष c के पद में क्या आएगा, तो C2 बटे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, C2 बटे C1 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए कि ये किसी के सापेक्ष अपर्तनांक ऐसे भी दर्शा सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं। 1 2 का मतलब 1 का अपर्तनांक 2 के सापेक्ष, इसका मतलब सेम ही है, ये या यहाँ पे करके लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है, यहाँ पे अपर्तनांक सबसे पहले शुरुआत वाला फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला जो बताया अपर्तनांक का, क्या बताए, तो अपर्तनांक म्यू एम दिखाइए, म्यू बराबर क्या बताए, म्यू सी एम, यहाँ पर भी एम लगा सकते हैं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम में प्रकाश की चाल के कि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो इस बात को भी याद रखना है, ये नीचे में लिखा हुआ है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है और ये सब चीजें लिख लेना है। यहाँ तक कंप्लीट सबको लिख लेना है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, कुछ को टेबल बनाकर दे दिया गया है, कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है। यह हमेशा किसके सापेक्ष होता है, तो ये निर्वात के सापेक्ष होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे वायु का दिया हुआ है, तो वायु का कितना होता है, 1.003 होता है। जल का मतलब वायु का लगभग, इसलिए कि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जल का 1.3। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, जहाँ पर भी काम पड़ता है वहां पे क्वेश्चन में दे देता है उसका अपवर्तनांक कितना है। आगे दिया हुआ है, कांच के आयतन के कारण ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। जब कोई कांच के आयताकार स्लैब का मतलब क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब घनाभ जैसा होता है, कार्टून जैसा समझ सकते हैं। वैसा कांच का जब बना हुआ है, तो उससे जब प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है, तो अपवर्तन के दौरान उसके पाथ में कितने का अंतर आ गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है, कांच के आयताकार स्लैब के कारण पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, सबसे पहले सबको ही हेडिंग डाल दें। उसके बाद लिखना है जब कोई प्रकाश की किरण एक आयताकार स्लैब से पार करती है, तो अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरण के वास्तविक पाथ से कुछ विस्थापित हो जाती है। प्रकाश किरण वास्तविक पाथ से कुछ विस्थापित हो जाती है, उसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। उसी दूरी को
पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसलिए डायग्राम यही बनाना है। ये माध्यम 1 है, क्या है, एयर। ये माध्यम है ग्लास का, यही आयताकार स्लैब है। आयताकार स्लैब अगर पूरा दिखाए तो इस प्रकार का होता है। ये आयताकार स्लैब है। यहीं से जब प्रकाश का इस पर पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद यहाँ बाहर निकलता है, तो उसी को दर्शाया जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ फ्रंट वाला व्यू को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो हमको पता है, इसको पहले बना देते हैं कि अगर प्रकाश किरण यहाँ पे आके पड़ेगा। हाँ, अब एक चीज ध्यान में रखना है, बताते चलते हैं कि जब भी 2 प्रकार के माध्यम देखने को मिलता है। एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम मतलब जिसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। विरल माध्यम मतलब जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, मतलब जिसमें कणों की संख्या क्या होता है, कम होता है। अगर बात करेंगे जल और वायु का, तो जल का जो कण होता है ज्यादा करीब करीब होता है, तो वो सघन माध्यम कहलाता है वायु के सापेक्ष, ठीक है। अगर गिलास का बात करें, कांच का बात करें, कांच से भी क्या होता है, प्रकाश की किरण आर पार कर जाता है, तो कांच में कण पास पास होता है, इसलिए वो सघन माध्यम कहलाता है। और वायु क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। अब एक बात थोड़ा ध्यान सुनना है, वो क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो लंबवत की ओर झुक जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये, चलिए हेडिंग डाल दिए है, कोई बात नहीं है, हेडिंग डाल के इसका डेफिनेशन भी लिख दिए है, लेकिन इसके नीचे पहले 2 नोट्स लिखना है। 2 नोट्स में पहला नंबर क्या लिखना है, वो हम जो बोल रहे हैं उसको लिखना है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो लंबवत की ओर झुक जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना है 2 नंबर देकर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। इसके पहले वाला क्या था, विरल से सघन, ठीक है, वो क्या था, विरल से सघन। अब है सघन से विरल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो लंबवत से दूर जाती है, ये 2 पॉइंट ध्यान में सबको रखना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखो ये वायु है, तो वायु क्या है, विरल माध्यम है, और ये गिलास जो है वो सघन माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण वायु से जब गिलास में जाएगी तो ये सीधा नहीं जाकर किस ओर झुकेगी, लंबवत, यही है ना, तो लंबवत की ओर क्या होता है, झुक जाती है। फिर यहाँ पे आके जब जैसे टकराएगी, यहाँ पर भी फिर से माध्यम चेंज हो रहा है, तो अब ये ऐसे सीधे नहीं जाकर, अब ऐसे अभी ऐसे रहा था, ऐसे नहीं जाकर क्या होता है कि ये लंबवत से दूर भाग जाता है। जब विरल से सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है तो लंबवत से दूर भाग जाता है, तब प्रकाश किरण ऐसे जाने लगती है। एक्चुअल जो प्रकाश किरण था ये था, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये इसको जाना कैसे चाहिए था, अगर ये स्लैब नहीं रहता तो ऐसे सीधे जाता, लेकिन यहाँ से अपने पास से मुड़ गया है और इससे कुछ दूरी पर इसके समांतर होते हुए जाती है। यही जो दोनों के बीच की दूरी होता है, इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पार्श्विक विस्थापन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। इसी को लिख लेना, यहाँ पे इंडिकेट कर लेना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। अब जो आगे जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, वास्तविक तथा आभासी गहराई के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वास्तविक गहराई क्या होता है और आभासी गहराई क्या होता है। अब असल में होता क्या है, हम लोग देखते हैं कि जब पानी के बाल्टी में कोई सामान को नीचे रख देते हैं तो वो अपने स्थान पर नहीं दिखाई देकर कुछ ऊपर की ओर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, तो वो कुछ ऊपर की ओर दिखाई देता है। इसके पहले हम लोग स्नेल नियम का फिर से लिखेंगे और स्नेल नियम को फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि स्नेल नियम क्या होता है। स्नेल नियम अभी बताए कि स्नेल का नियम हम लोग किसको कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण
जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण का आप अपवर्तन कोण जो आपतन कोण और अपवर्तन जो कोण होता है उसके साइन रेशियो का क्या होता है, एक स्थिरांक के बराबर होता है। क्या होता है, एक स्थिरांक के बराबर होता है। उसको थोड़ा सा हम लोग फिर से देखने वाले हैं, इसलिए कि अब उसका यूज अच्छे तरीके से समझ लेना है, इसलिए आगे चल के फिर से उसका यूज हम लोग को जानना है। स्नेल का नियम हम लोग फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब उसके बाद आगे वाला टॉपिक को देखेंगे। हेडिंग डालना है स्नेल का नियम, इंग्लिश में कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब मान लेते हैं कि दो गो माध्यम है, यह माध्यम 1 है और नीचे वाला माध्यम 2 है। अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ पे आके टकराता है और ये मानते हैं कि इसका अपवर्तनांक μ1 है। अब देखो, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वही सघन माध्यम होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल माध्यम होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो क्या होता है, तो विरल माध्यम होता है। इस बात को याद रखना है, सघन और विरल। हम यहाँ पर मान के चलते हैं ये जो माध्यम है ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम है और ये जो है ये सघन माध्यम है। तो ये सघन माध्यम है। अगर इसका अपवर्तन μ1 है और इसका अपवर्तन μ2 है तो ये सघन तभी होगा, ये सघन तभी होगा। इसका मतलब ये है कि μ2 का मान ज्यादा है μ1 से। अभी थोड़ा देर पहले ही लिखवाए कि जब कोई प्रकाश किरण ये अगर विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है, तो ये लंबवत की ओर क्या होता है, झुक जाता है। ये लंबवत की ओर झुक जाता है, ये ऐसे नहीं जाकर लंबवत की ओर झुक जाता है। और इसी कोण को I से दिखाते हैं और इस कोण को हम लोग R से दिखाते हैं। तो स्नेल का नियम ये कहता है कि साइन I बटे साइन R जो होता है स्थिरांक के बराबर होता है। और कौन सा स्थिरांक के बराबर होता है वही चीज समझना है। तो ऊपर में होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको तिर्यक गुना कर देते हैं तो μ1 साइन I बराबर होगा μ2 साइन R के। तो यही स्नेल का नियम होता है। अब इस प्रकार से याद रखना है कि दो माध्यम है, एक का अपवर्तनांक μ1 है, एक का अपवर्तनांक μ2 है, और ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये पहले ही भी लिखवा दिया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल के नियम कहते हैं। इसको अब याद रखना है, इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तब इसके बाद वाला टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इसको यहीं पर इस क्लास को एंड करते हैं। तब इसके बाद हम लोग वास्तविक और आभासी गहराई के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज को क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।